हाउ टू गेट रिच इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट। रियल स्टेट में निवेश करके अमीर कैसे बने। हाय दोस्तों, मेरा नाम है पारस खत्री। मैं हरियाणा रेरा रजिस्टर्ड रियल स्टेट कंसल्टेंट हूँ। हम मेजरली फरीदाबाद और गुड़गांव में डील्स करते हैं। तो आज मैं आपको रियल स्टेट निवेश से जुड़े बहुत ही गहरे राज बताना चाहूँगा कि रियल स्टेट के ऐसे कौन से राज हैं जो इन्वेस्ट सही से किया जाए तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, और कैसे मैंने 50 लाख को 2 करोड़ में कन्वर्ट किया। ऑन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ रियल स्टेट यू शुड बाय। तो कौन सा रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल स्टेट के भी कई प्रकार हैं, जैसे रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, और रेजिडेंशियल की भी सब कैटेगरीज़ हैं, कमर्शियल की भी सब कैटेगरीज़ हैं। तो हम सब पे भी बात करते हैं। आपको और भी ऑप्शन। तो दोस्तों, अब हम पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके 3 तरीके हैं, 3 पर्पस, मेजर पर्पस हैं जिनके लिए लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम खुद रहना, वो तो एक है ही है, उसका एडवांटेज अपना है। इन्वेस्टमेंट के 3 पर्पस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, प्रीमियम वे। प्रीमियम वे क्या है? इसका सिंपल फंडा ये है कि आप कोई शहर की एक लोकेशन सिलेक्ट करिए प्रीमियम सी। जैसे आप मान लीजिए आप गुड़गांव रह रहे हैं तो गोल्फ कोर्स रोड चुन लीजिए, उसके आसपास अम्बेडकर रोड और दिल्ली रोड, ये सब एरिया आप चुन सकते हैं। उसमें प्रीमियम लोकेशन में जाकर वहाँ के जो टॉप सेक्टर्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो प्रीमियम वे है, इजी वे है, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाएगा। लाइक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेफर है। स्टैग्नेंट मार्केट रहती है टिपिकली, ये वाली मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करती, थोड़ा अपसाइड में ही मूव करती है, स्लो स्लगिश वे में। और यहाँ पर आपको रेंटल्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे कि आपको यहाँ लिया, आपको रेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं इन प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये डिमांड में रहती है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। अब सेकंड आता है स्मार्ट वे, कि स्मार्ट वे में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। स्मार्ट वे में ऐसे इन्वेस्ट होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरिया नेक्स्ट गोल्फ कोर्स रोड या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में डेवलप हो सकता है गुड़गांव का। ऐसे आप अपनी सिटीज़ में आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ नेक्स्ट जॉब मार्केट अच्छी आनी है, कहाँ पे कनेक्टिविटी अप्रोच या कोई गवर्नमेंट अच्छा प्रोजेक्ट आए जिससे जॉब क्रिएशन हो। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं, जो एरिया आगे चल के काफ़ी अच्छा निकल सकता है। तो ये स्मार्ट वे है। इसमें क्या आपको टिपिकली जो लैंड है काफ़ी चीप प्राइसेस में मिल जाता है। जैसे हम प्रीमियम वे की बात कर रहे थे, वहाँ लैंड एक्सपेंसिव है, और वहाँ आप अपार्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस में भी कर सकते हैं एज़ पर योर बजट। रेंटल्स आर गुड, बट स्मार्ट वे वाला जो तरीका है इसमें लैंड चीपर है। इसका एडवांटेज ये है कि हम सस्ते, कम कॉस्ट में, कम बजट में अच्छी जगह और ज़्यादा बड़ा लैंड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुड़गांव की बात करें तो इनर डीएलएफ और डीएलएफ एरियाज़ में 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक का रेट है लोकेशन वाइज। और हम थोड़ा आउटर जाएँ, जो एरिया हमें लगेगा डेवलप होना है, जैसे फरीदाबाद की बात करें, ग्रेटर फरीदाबाद एरिया है, यहाँ पर 50 से 60 हज़ार रुपये गज़ में अच्छी लोकेशन से प्लॉट अवेलेबल हैं जो आगे चल के काफ़ी बढ़ सकते हैं। और जो फरीदाबाद के मेन सेक्टर्स हैं, 15 सेक्टर, 14 सेक्टर, यहाँ 1.5 लाख रुपए गज़ का रेट हो चुका है। तो स्मार्ट वे है कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो चीज़ें आनी हैं, जॉब क्रिएशन होना है, वो एरिया आगे चल के ज़्यादा अप्रिशिएट होगा, क्योंकि इवेंचुअली ये भी डेवलप है, वो फ्यूचर में 5 या 10 साल बाद वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, और वो नई प्लानिंग से डेवलपमेंट हो सकता है वहाँ के रेट यहाँ के मुकाबले ज़्यादा अप्रिशिएट मिले। स्मार्ट वे में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा। और पॉइंट नंबर 3, अफोर्डेबल। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिनका बजट कम रहता है, 50 लाख के अंडर रहता है, तो हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि आप इधर उधर मत भटकिए, आप एक अफोर्डेबल गवर्नमेंट की स्कीम है अफोर्डेबल हाउसिंग की, उसमें इन्वेस्ट करिए, जहाँ टिपिकली आपको 28-30 लाख में 3 बेडरूम अपार्टमेंट आ जाता है। और 28 लाख के 3 बेडरूम, इसमें आपको पेमेंट भी आपको कंस्ट्रक्शन लिंक है, गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम दे रखी है ना गवर्नमेंट ने, कि आपको बनते बनते पैसा देना है। 30 लाख 4 साल में, 5 साल में देना है, लेकिन जब वो रेडी होगा तब आपको रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 0.75% पर मंथ और ROI। ये तो बहुत ज़्यादा है कि आप मान लीजिए कि आप 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये जब वो रेडी होगा तब आपको रेंट आ जाएगा, एटलीस्ट, कम से कम। तो अफोर्डेबल बहुत अच्छा ऑप्शन है कम बजट के लोगों के लिए, और जिसका बजट अच्छा है वो स्मार्ट वे में जा सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा है वो प्रीमियम। ऑलराइट दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ लेते हुए। बहुत सारे लोग हैं कि कहीं भी कुछ भी ले लिया, पैसा है, क्योंकि प्रॉपर्टी का गेम ऐसा नहीं है, जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। आपको पॉइंट्स इग्नोर करने वाले मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो मेजरली लोग 2 गलतियाँ करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ लेते हुए, जिनमें उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। नंबर वन गलती ये है कि उनके घर के आसपास कोई प्रॉपर्टी आ रही है, उन्होंने वो ले ली,
उनको मैटर नहीं है, वो जनरली महंगी ही मिलेगी, लोग कहाँ रह रहे हैं, या सस्ती मिले तो उसका मार्केट में साइकिल उतना तेज़ नहीं है, जो अप्रिसिएशन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमें घर के आसपास वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं माइंड में ज़रूर रखिए। आपको रेट पता होना चाहिए कि आपको बेस्ट डील मिले तो ही इन्वेस्ट करिए घर के आसपास वाली में। अदरवाइज़ जो एरियाज़ ग्रोइंग फेस में हैं रैदर देन डेवलप एरिया, जो ग्रोइंग में है उसमें इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। घर के आसपास वाले अवॉइड करिए। और पॉइंट नंबर 2, जैसे कई क्लाइंट हैं मेरे पास आते हैं कि उनका बजट है, मान लीजिए 1 CR, 1 करोड़ का बजट है और उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, वो 1 करोड़ का ही एग्जैक्ट बजट इन्वेस्ट करना चाहेंगे, चाहे उनमें उनको लॉस हो रहा हो या फ़ायदा हो रहा हो, वो ये नहीं देखते। 1 करोड़ में उनको मान लीजिए कि एक लैंड आ रहा है 100 गज़ का, हुडा सेक्टर में या प्राइवेट बिल्डर का 1 लाख रुपए का 100 गज़ 1 करोड़ का आ रहा है, तो वो इन्वेस्ट कर लेंगे। जो फ्यूचर में क्या होता है कि बिल्कुल टॉप ऑफ द मोस्ट रेट में उन्होंने ले लिया, उन पर एप्रिसिएशन के चांस कम है। तो रैदर उनको ये करना चाहिए कि उनको देखना चाहिए डिस्काउंटेड डील क्या है, बेशक वो 1.25 करोड़ की हो, 20 की हो या 1.5 की हो, बजट एक्सटेंड करिए, या बजट हो सकता है कम करके 2 यूनिट भी ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ अच्छी डील्स 70 लाख में भी आ रही है तो 2 ले लो आप। और बेटर ये है कि आपको थोड़ा मॉर्गेज लेना पड़े, थोड़ा बहुत नॉमिनल सा मॉर्गेज भी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, आपको बजट स्टिक नहीं रहना है। ये भी बहुत गलतियाँ करते हैं लोग। ऑल राइट, थर्ड ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि इलीगल वे में या फिर अनऑथराइज एरिया जो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं है, वो बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए उस जगह में। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट की। कमर्शियल रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। रेजिडेंशियल की बात तो हो गई, जैसे हमने आपको इन डेप्थ रिसर्च बताई रेजिडेंशियल कैसे करना चाहिए, वैसे ही हम कमर्शियल का बताएंगे, जो काफ़ी अच्छा सेगमेंट है। बहुत लोगों को सिर्फ कमर्शियल ही पसंद आता है, कमर्शियल में ही इन्वेस्ट करना, कमर्शियल में ही रेंटल लाना, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। तो कमर्शियल के हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। और नंबर 1, इसके भी वैसे ही तरीके हैं कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी लोकेशन, किस तरह की प्रॉपर्टी ली जाए। सबसे पहला ऑप्शन है प्रीमियम लोकेशंस। प्रीमियम लोकेशंस वो है जो एरिया ऑलरेडी डेवलप है, जहाँ ऑलरेडी रिटेल क्लाइंट्स का फुटफॉल बहुत हाई है, काफ़ी हाई फुटफॉल आ रहा है रिटेल क्लाइंट्स का, और शॉपिंग मॉल्स, लार्ज रिटेल शॉप्स, SCOs, कमर्शियल शोरूम्स, तो इस तरह के ऑप्शंस हैं प्रीमियम सेगमेंट में। अब सेकंड हम वो बात करते हैं कि स्मार्ट वे, जैसे हमने बात किया कि रेजिडेंशियल में। अब कमर्शियल में जो स्मार्ट वे है वो है कि लाइक यू हैव टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट कनॉट प्लेस, नेक्स्ट CP आपको ढूंढना है कि कौन सा एरिया है जहाँ बहुत अच्छी जॉब क्रिएशन होगी। व्हेन आई से जॉब क्रिएशन, इट मींस हाई सैलरीड, सर्विस क्लास सैलरीड जॉब्स, तो नॉट ब्लू कॉलर लेबर जॉब्स। तो लेबर जॉब जहाँ आएगा वहाँ कमर्शियल का कुछ भी नहीं होने वाला। आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर अच्छे IT पार्क्स आने हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारी, जैसे मारुति एंड ऑल, तो उस एरिया में आगे अच्छा कमर्शियल का रिटर्न आ सकता है। और टिपिकली इस एरिया में आपको कोशिश करिए कि आप लैंड पार्सल ही इन्वेस्ट कीजिए, जैसे SCO के लैंड होते हैं, वो अच्छा रहेगा। और इसमें क्या है, सही रेट पर मिल जाएगा, रेदर देन आपको कुछ और स्मॉल साइजेस की शॉप्स बनी बनाई लें, उसको अवॉइड करिए। अब थर्ड पॉइंट आता है इसमें, बेटर क्या है। कमर्शियल में बेटर हमेशा लार्ज इन्वेस्टर ऑलवेज विंस। इसमें जितना ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता है वो जीतता है। उसके बाद लार्ज स्पेस है, वो ही कैन ऑन शोरूम, SCO, लार्ज रिटेल शॉप, तो वो हमेशा जीतता है क्योंकि उसका रेंटल भी अप्रिशिएट होता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है। तो इसमें जितना टिकट साइज हाई होता है उतना ही इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक SCO लेते हैं गुड़गांव फरीदाबाद में, 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में मीडियम रेंज की SCO है, जहाँ मंथली रेंटल 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, उसकी इतने रेंट उसके हर मंथ आ रहे हैं, और 2-3-4 साल में वो फिर इस काबिल बन जाता है कि एक और SCO ले लेता है। तो लार्ज इन्वेस्टर हमेशा जीतता है। अब इसमें हम वो बात करेंगे कि किन पॉइंट्स को आपको इग्नोर करना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेते हुए। ओके, सबसे फर्स्ट ट्रैप है इसमें जो डेड लोकेशन ट्रैप। जैसे आसपास का एरिया काफ़ी डेवलप हो गया और एक कुछ लोकेशन एक आध बच जाती है ऐसी कमर्शियल में, कि मान लो एक 10 मॉल हैं, 1-2 मॉल ऐसे हैं बसे बसाए एरिया में, या कोई हाई स्ट्रीट शॉप्स कह लो, या फिर आप कोई ऐसे नॉर्मल मार्केट कह लो कि जो चल नहीं रही, जो मार्केट एरिया डेवलप होने के बाद भी, तो जो ऑलरेडी डेवलप होने के बाद नहीं चला वो फ्यूचर में कभी नहीं चलेगा। वहाँ जो रेट 1 करोड़ का 50 लाख आ जाए तब भी आपको लुक्रेटिव लग रहा है, लेकिन मत करिए, वो 50 का 40-30 में भी बिकेगा। टाइम वो आपका डिप्रिशिएटिंग एसेट बन जाएगा धीरे धीरे। और गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह वो एक्स्ट्रा कमर्शियल में वैसे ही ज़्यादा लिवाई होते हैं, इस पर भी होंगे।
और सेकंड है, इसमें आपको छोटी शॉप्स अवॉइड करिए। जैसे लोग कियोस्क ले लेते हैं, हमारा बजट कम था 30-40 लाख 50 लाख, हमने कियोस्क लेके डाल दिया। भाई क्यों डाल रहे हो, रहने दो, मत करो इन्वेस्ट। और थर्ड, कियोस्क बूथ छोटे शॉप्स को अवॉइड करिए। जब तक आप बजट आपका अच्छे लेवल का नहीं होता, आप कमर्शियल मत इन्वेस्ट करिए। और एक और ऑप्शन और है, लोग आजकल बिल्डर्स सपने दिखा रहे हैं वर्चुअल स्पेस। वर्चुअल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगी आपको। वर्चुअल का मतलब ही क्या है यार, ये तो हमें तो चाहिए लॉकेबल शॉप्स, और लार्ज स्केल बजट है तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। वर्चुअल का ऐसे एश्योर्ड रिटर्न देके ऐसे बिल्डर झांसे में फंसाते हैं, उसको आप अवॉइड करिए कि आप 50 लाख लगाइए 50,000 पर मंथ, 25 लाख लगाइए 25,000 पर मंथ। ये आपको 1-8 साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा, फिर आपका सारा इन्वेस्टमेंट भी डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। जो मिला वो आपने खाया, उसको तो आप खा ही जाएंगे और आप टोटल लॉस में जाएंगे। ऑल राइट, तो ये सब पॉइंट्स आप कंसीडर करिए कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए। ऑल राइट, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, क्योंकि आपको अगर इन्फॉर्मेशन लुक्रेटिव लगी, अच्छी लगी, तो आप सब्सक्राइब करिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू गो थ्रू लीगल चेक ऑफ द प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करके या ऑनर वेरिफिकेशन करके कैसे पता लगा सकते हैं यही ऑनर है, हम सही पर्सन से डील कर रहे हैं और इसके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, कोई कमी तो नहीं है, हम कोई लिटिगेशन में तो नहीं कर सकते। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आपको क्या स्टेप्स उठाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम है पारस खत्री, हरियाणा बेस्ड रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो मैं आपको अपनी नॉलेज है पूरी शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। तो इसका जो बेस्ट और इजी तरीका है, यू हैव टू फाइंड अ गुड लोकल ब्रोकर। आप लोकल कोई ब्रोकर देखिए कि आपके इलाके में जो स्पेसिफिक उसी इलाके का ब्रोकर है, उससे क्वालिफाइड कोई नहीं होता। उसको पता होता है कि क्या क्या लिटिगेशन आ सकती है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं अधूरे हैं। सेकेंड, यू कैन हायर अ एडवोकेट। काफ़ी सारे एडवोकेट्स आपको मिल जाएंगे जो लीगल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तो कोई नॉमिनल सी फीस लेते हैं 2-4-5 हज़ार। ब्रोकर भी 5-10 हज़ार 2-4 हज़ार फालतू लेता है, क्योंकि ब्रोकर इज़ अ लाइक बिग टिकट पर्सन, तो उसकी फीस थोड़ी हाई होती है। तो अब ठीक है, तो आप एक तो ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक एडवोकेट से। और सेकंड ऑप्शन, आपको सेल्फ चेक करना है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो क्या फ़ायदा। अब वो मैं आपको तरीके बताता हूँ कि आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे कर सकते हैं, कि हम सही बंदे से सही रेट में, रेट तो चलो आपको मार्केट से ही पता लगेगा, सही बंदे से सही डील करें और उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टी वेरी करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन सबके अलग अलग होते हैं। पहले हम बात करते हैं अथॉरिटी के प्लॉट्स, जो अधिकतर शहरों में हैं, जैसे नोएडा में है, हरियाणा में है, एनसीआर में है, ऑलमोस्ट दिल्ली में भी है, टीटीए। तो उस तरह के अथॉरिटी के प्लॉट सबसे ज़्यादा है मार्केट में। तो उसके वो डॉक्यूमेंट चेक करने का तरीका सबसे आसान ही है। ज़्यादातर अथॉरिटी के जो पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स, उसमें ऑनर वेरिफिकेशन है कि इस प्लॉट का कौन सा ऑनर है, और उसका सीरियल नंबर बताए ना बताए, लेकिन करंट ऑनर का स्टेटस आ जाता है, तो हम राइट पर्सन से डील करें। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप मान लीजिए हुडा का नहीं ले रहे, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें फिर म्यूटेशन कह लो, या फिर हिंदी में पता नहीं म्यूटेशन कहते हैं, इंग्लिश में म्यूटेशन करके दाखिल खारिज, यस दाखिल खारिज हिंदी का वर्ड है। तो म्यूटेशन करवा कर नया ऑनर कौन है, तो वो सब डिटेल्स भी आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल से मिल जाती है। जैसे हरियाणा में जमाबंदी है, किसी जगह में भूमि है, ई भूमि है, तो ऐसे ऐसे स्टेट्स का अलग अलग पोर्टल्स हैं, उसमें आपको जो नॉन अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं जहाँ म्यूटेशन चढ़ के हमें डेटा मिल जाता है, वो भी मिल जाएगा ऑनलाइन। और हमें चेंज क्या वेरीफाई करनी है, देखो तो अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उसमें आपकी चेंज स्टार्ट होती है अलॉटमेंट लेटर से। पहले अलॉटमेंट इशू होता है, फिर पोजीशन होता है, फिर कन्वीनियंस डीड होती है, उसके बाद वो चेन ट्रांसफर्स भी बीच में होते हैं, तो वो चेन टू चेन चलती है। जीपीए वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो बेटर है जो करंट जीपीए होल्डर है उसे तो अवॉइड करिए। बीच में अगर जीपीए आ रही है वो ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर हो गया, अथॉरिटी ने रजिस्ट्री कर दी, ट्रांसफर कर दी, उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन जो करंट जीपीए होल्डर है, क्योंकि हरियाणा में ये वैलिड नहीं है, कई कई स्टेट्स के अपने अपने रूल्स हैं, तो बेटर है आप डायरेक्ट जो करंट ऑनर है उससे डील करिए। और एक और पॉइंट है, आप जैसे मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की डील करते हैं तो वो वेकेंट ही लीजिए, खाली लीजिए, चाहे प्लॉट हो, चाहे अपार्टमेंट हो, घर हो। आप ये मत, आप उसकी लीज आप कैरी फॉरवर्ड मत करिए कि आप उससे खाली कराएंगे, आप बेस में मत पड़िए, लिटिगेशन में मत पड़िए। आपको सीधा सही रेट डील लीजिए और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी चेन आपको ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल वे में मिलनी चाहिए। जो भी अलॉटमेंट लेटर से लेकर जो एंड की चेन है उसके बीच के सारे पार्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। नहीं तो बीच में कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, जैसे कन्वेंस डीड या सेल डीड बीच की कोई मिसिंग है, तो उसमें क्या होता है, एक रिस्क फैक्टर क्रिएट हो जाता है कि बंदे ने कहीं से कोई मॉर्गेज या गिरवी रख के तो पैसा नहीं उठा रहा।
तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लीजिए और ये रही मेरी सलाह आपके लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल आ रियल स्टेट। ठीक है, हम सही टाइम पे खरीद रहे हैं या सही टाइम पे बेच रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कहीं हम गलत टाइम पे खरीदें, कोई ऐसी पॉलिसीज़ आ रही है, कोई ऐसे इवेंट आ रहे हैं जिससे प्रॉपर्टी क्रैश हो जाए, या गलत टाइम पे बेच दे कि आगे कुछ ऐसे इवेंट है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाए। इसलिए हमें सही चीज़ों का पता होना चाहिए। देखो, मार्केट का गेम है डिमांड सप्लाई का। कुछ ऐसी चीज़ है कि आपके पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं आपकी प्रॉपर्टी को लेकर और डिमांड उसकी चीज़ ज़्यादा है, तो उसको होल्ड करिए डेफिनेटली। उसको आप प्राइस अपना हायर साइड पर रखिए, 5 या 10% उसकी डिमांड देखते हुए आप इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी बिकी जाएगी, आज नहीं बिकी कल बिकेगी, बायर बहुत है। तो वो प्रॉपर्टी आप बिल्कुल झुक के मत भेजिए जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत है। ठीक है, उसका तो पहले ही आप बेनिफिट में हो गए 5-10%। अब हमें इवेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या हो सकता है। मान लीजिए कोई जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, दिल्ली NCR की बात करें तो वहाँ प्रॉपर्टी अभी थोड़ी डिमांड में है। गुड़गांव में हमेशा ही है, फरीदाबाद एक स्टेबल मार्केट है, धीरे धीरे करके अप्रिशिएट होते हैं। और ये सब चीज़ें देखिए और ख़रीदने का भी इवेंट देखिए, बेचने का भी देखिए, सही टाइम पे सही। हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेमेंट शेड्यूल, पेमेंट प्राइसिंग, हाउ टू नेगोशिएट ऑल दिस थिंग्स, कि आपको कैसे सही प्राइस में डील लेनी है और सही टाइम के अंदर डील मैच्योर हो जाए। इसमें दोनों का फ़ायदा है, बायर और सेलर दोनों ये पॉइंट्स माइंड में रखिए कि क्या चीज़ें रखनी है प्रॉपर्टी खरीदते हुए, और सेलर को रखना है क्या चीज़ें रखनी है बेचते हुए। तो दोनों बायर सेलर ध्यान से सुनिए क्या करना चाहिए। बायर हमेशा चाहेगा कि उसे टाइम लंबा मिले, वो करना भी चाहिए, इसमें आपका फ़ायदा है। कल को फ्यूचर में प्राइस अप्रिशिएट होता है तो इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करिए, उसमें क्या है कि बायर बैक तो होगा नहीं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, कोर्ट से करवाइए, नोटरी को भी छोड़िए। और इसमें क्या, पहले तो देखो नेगोशिएशन की बात करते हैं, पहले बायर और सेलर में डील हो रही है। अब मान लीजिए मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं, और मैं मांग रहा हूँ मेरे को भैया 1 करोड़ चाहिए इस प्लॉट का या इस फ्लैट का। आप कह रहे हो मैं तो 98 दूंगा, पेमेंट आप मेरे से कल ले लो। मैं खुश कि मुझे कल पैसे मिल गए, बायर खुश क्योंकि 2 लाख रुपए सस्ता मिल गया, उसने 98 लाख मुझे दे दिए। तो मैं ज़्यादा खुश क्योंकि मैं आगे री इन्वेस्ट करके और ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लूँगा। जनरली मैं उसको 2-3 महीने 4 महीने का टाइम देता, 6 महीने का देता, लेकिन उसने कल दे के 2 लाख। लेकिन वो बायर को नहीं पता कि वो लॉस में, मैं फ़ायदे में। मेरे को आगे सोर्सेज पता है कि कैसे पेमेंट का जो कैश फ्लो है वो जनरेट होता है, कैसे घुमाते हैं पैसे को। अब आपको माइंड में ये रखना है बायर को कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम मिल सके उतने में आप फ़ायदे में रहोगे। एक तो आपका इंटरेस्ट जो बैंक से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, प्लस आपको प्राइस अप्रिसिएशन का फ़ायदा भी मिल जाएगा। अब सेकंड, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सेलर को ये सोचना है कि उसको पेमेंट कैसे जल्दी मिले, क्योंकि मान लो मैं सेलर हूँ और मुझे तो पैसा आगे री इन्वेस्ट करना है। अगर 1 करोड़ के मुझे 98 मिले तो ठीक है भाई, दे दे तू, और तू जा, तो बस रजिस्ट्री करा अपनी, मैं आगे री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। तो सेलर को हमेशा माइंड में रखना है कि उसको टाइम बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली नहीं देना है। देखो मजबूरी है वो तो अलग बात है, कोई पॉइंट इशू आ रहा है। अदरवाइज़ आप चाहें कि 1, 1.5, 2 महीने से आगे टाइम ना दें, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन का टाइम है, प्राइस कभी भी शूट अप हो जाते हैं। और जब तक आपने बयाना कर लिया, 3-4 महीने का टाइम आ गया, आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी ना मिले कि रेट ही शूट अप हो गए। अब आपको 1 करोड़ आपके हाथ में है, मार्केट के रेट 1.25 करोड़ हो गए, 25 लाख आप लॉस में हो गए। इससे बेटर है जल्दी ही सही टाइम पे डील क्लोज करिए। ऑल राइट दोस्तों, सी यू एंड आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो दोस्तों अब बात करते हैं हाउ टू ऑन एक्चुअली रियल स्टेट, कि रियल स्टेट खरीदे कैसे। अब ज्ञान तो आपको मिल गया, कुछ मैंने दे दिया, कुछ आप पहले से ज्ञानी है। अब इसके खरीदे कैसे, इसके बेस्ट ऑप्शन 3 मेजर ऑप्शंस हैं जो आपसे शेयर करता हूँ कि रियल स्टेट कैसे खरीदें, वेदर इट इज़ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, कुछ भी हो। तो पहला ऑप्शन है लाइक बिल्डर ऑप्शन। पहले आप देखिए कि बिल्डर की कॉलोनी लाइसेंस्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव है, उसके बाद बिल्डर से अप्रोच करेंगे हम। बिल्डर कुछ ब्रोकर से भी एसोसिएटेड हैं, जैसे बिल्डर हमें अप्रोच करते हैं कि आप हमारा प्रोजेक्ट बेचो। वैसे आप कर सकते हैं, ब्रोकर से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्डर का तरीका है, क्योंकि ये लॉन्चिंग एवरग्रीन है, सदाबहार चलती रहती है, एक खत्म होता है दूसरा प्रोजेक्ट आता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, आपको फाइंड करना है बड़ी टाउनशिप या बड़ा प्रोजेक्ट। इसमें फ़ायदा कहाँ होता है, जैसे बड़ी टाउनशिप फेसेस में आती है, जैसे 1, 2, 3, 4 4 फेसों में मान लो कि बिल्डर ने बेचना है, उस पर लैंड 100 एकड़ है, 25-25 वो 4 बार करके बेच रहा है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपका जब फर्स्ट फेज लॉन्च हो रहा है, अर्ली मूवर ऑलवेज स्टे इन प्रॉफिट। आपको ये बात माइंड में रखनी है कि फर्स्ट मूवर जो है वो फ़ायदे में रहेगा ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 70-80% आप फ़ायदे में रहेंगे। इसमें ये होता है कि जैसे फर्स्ट फेज़ लॉन्च हुआ, बिल्डर क्या करता है, बिल्डर के माइंड में एक प्राइस पॉइंट है कि उसको 10,000 के आसपास का रेट पूरी सोसाइटी पूरे प्रोजेक्ट से चाहिए। तो फर्स्ट फेज़ वो लॉन्च करेगा 8,000 में, सेकंड फेज़ लॉन्च करेगा 9,000, फिर 10,000, फिर 11,000।
मतलब हर फेज़ में रेट वो बढ़ाता रहेगा, जनरली यही होता है। फर्स्ट फेज़ लॉन्च कर रहा है आपको बड़ी टाउनशिप, फर्स्ट फेज़ में डील कैच करनी है, आपको पेमेंट प्लान भी लुक्रेटिव मिल जाता है, आपको टाइम भी काफ़ी मिलेगा, सस्ते में मिलेगी, डबल फ़ायदा आपका। ठीक है, तो आपको ये एक तो मेजर पॉइंट हो गया। अब कैसे करना है वो देखो, पेमेंट टर्म्स के बारे में बाद में बात करेंगे, ये बिल्डर की और आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जितना टर्म हायर हो उतना आपके लिए बेनिफिट है। एक रिस्क भी ज़रूर एंगेज रहता है कि जितना लंबा है तो बिल्डर का डिफ़ॉल्ट होने का चांस ही बढ़ता है, तो वो पॉइंट भी माइंड में रखिए कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आजकल रेरा है वैसे काफ़ी हद तक बायर सिक्योरिटी है। अब सेकंड बात करते हैं हम गवर्नमेंट से कैसे लैंड है, क्योंकि हर स्टेट में ऑलमोस्ट आजकल गवर्नमेंट ऑक्शंस कर रही है, ड्रॉ कर रही है, टेंडर ले रही है, इसके माध्यम से भी हम रियल एस्टेट ले सकते हैं। तो सस्ता तरीका तो यही है कि गवर्नमेंट से लिया जाए। इसमें गवर्नमेंट हरियाणा की जैसे बात करें, पहले ड्रॉ होते थे, अब ई ऑक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बेच रही है। यमुना अथॉरिटी तो अभी ड्रॉ ही कर रही है जनरल वे में, लेकिन ई ऑक्शन ठीक है कि आप जो अफोर्ड कर सकते हैं उस साइज़ की प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट करिए, अपनी मनपसंद शॉर्ट लिस्टेड प्लॉट पे बिड लगाइए और जीत जाइए। तो आपके पास डेटा सही होना चाहिए कि आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन में इतने प्राइस तक मिले तो ही लेना है, नहीं तो ओवर बिड बहुत लोग करते हैं, वो भी मत करिए। बिल्कुल रीजनेबल रेट में गवर्नमेंट से लीजिए। और थर्ड ऑप्शन है रीसेल आफ्टर मार्केट। तो रीसेल में क्या है, आपने लोकेशन सिलेक्ट कर ली, वो डेवलप है ना, तो वहाँ बिल्डर है ना वहाँ गवर्नमेंट है, तो अब आपको रीसेल में लेना पड़ेगा, आपको वहीं लेना है। तो आपको लोकल एक ब्रोकर से कांटेक्ट करना है, या फिर आपके जो ऑनर है रीसेल वाला आपके टच में है तो उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल राइट दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, सी यू।